जालौन से दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक लड़की ने अपनी जान दे दी। दरअसल प्रेमिका के सामने ही उसके प्रेमी को परिजनों ने बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। प्रेमी लगातार मार खाता रहा और प्रेमिका के परिजनों से उसे बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और बताया जा रहा है कि इस घटना से आहत होकर प्रेमिका ने फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में चौंका देने वाली बात यह है कि प्रेमी की पिटाई का वीडियो 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नाम बताओ, कौन के आए थे? बता ली नाम बताओ, कर लेके नाम बताओ। राम केस के कौन के संगे आए थे? एक दोस्त और नाम का है? नाम है ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह राठौर है तो है आए थे को। तुम्हारा नाम? बलवान। आगे? बलवान सिंह। बलवान सिंह नहीं, पूरा नाम बताओ। नाम बलवान सिंह चौधरी। चौधरी के चमारो है? पिताजी का नाम क्या है तुम्हें? नेता का नेता नाम नेता है नाम? कमलेश कुमार। नेता नेता नहीं है ना। अहेता के हो है? क्या कर आए थे लोई में? एक से आए थे। एक है गुड्डन ने बुलाओ तो गुड्डन ने बुलाओ। यार बोले थोड़ी है। चलो हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। लखनऊ से बड़ी खबर है। किसानों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। किसानों का आरोप है कि एलडीए द्वारा अधिकृत जमीन पर पूरा भुगतान अब तक नहीं किया गया। धरने की अगुवाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक यादव ने की। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ वादा खिलाफी हुई है और यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान किसानों ने जोरदार नारेबाजी की और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। अशोक यादव ने चेतावनी दी कि यदि जमीन का भुगतान जल्द ही नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं किसानों ने साफ कहा कि वे अपने हक की लड़ाई जारी रखेंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। किसानों का आंदोलन आगे और बड़ा रूप ले सकता है। किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए थे और लोग घर में बैठे हुए, तो मुख्य क्या विषय था? अशोक यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रतावादी। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर रिजराव फेज 1 फेज 2 की 40 वर्ष पूर्व जमीन अधिकृत कर ली गई थी। उन जमीनों को भुगतान न होने के कारण जो शेष बच गया था, उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय जी को हमने अपने 11 सूत्रीय मांगों को दिया है। सर्वप्रथम हमने जिलाधिकारी महोदय जी को कई वर्षों से कई बार ज्ञापन देने का कार्य किया गया, लेकिन जिलाधिकारी महोदय जी पर द्वारा कोई उन पत्रों का जवाबदेही न होने के कारण मजबूर किसान आज बाध्य होकर 24 सितंबर को चिन्हित तिराहे से अन्य जिलों से पदाधिकारी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और प्रमुख मांगे हमारी ये थी, 1984 में 84 पैसे में हमारी जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत कर ली गई थी। कुछ किसान भाई कोर्ट चले गए थे, वही कोर्ट जो चले गए थे उनको 4 रुपए 60 पैसे की दर से भुगतान हुआ। स्वर्गीय प्रेम सिंह यादव जी के अथक प्रयास से जो किसान नेताजी के द्वारा उनको एलडीए से समझौता करके लिया था, उनको 2.5 रुपए में मिला। लेकिन जब नेताजी ने कहा एक ही समय में आपने जमीन अधिकृत की, जो कोर्ट चले गए जिनके पास पैसा नहीं था, कोर्ट नहीं लड़ सके, उनको आपने 4 रुपए 60 पैसे की दर से भुगतान किया। लेकिन हम लोग गरीब किसान हैं तो हम भी पाने के अधिकार हैं। तो लखनऊ बोर्ड बैठक में प्रस्ताव 2016 में हमारा मुआवजा 4 रुपए 60 पैसे की दर से पास हो गया। लेकिन
लखनऊ विकास प्राधिकरण कह रहा है कि मेरे पास पर्याप्त धनराशि न होने के कारण मैं आप गरीब जनता का पैसा देने में असमर्थ हूं। मैंने शासन को चिट्ठी लिख दी है और जमीन अधिकृत करने से पहले उन्होंने किसानों को कई प्रलोभन, कई मैनिफेस्टो किए थे, वादे पूरे नहीं हुए। जैसे हर घर में एक नौकरी देने का कार्य कहा था, गरीब किसान को आवास देने का कार्य कहा था, दुकानें देने का कहा था, चबूतरा देने का कहा था। यहाँ तक कि जो शमशान घाट उन्होंने हमारे जो देश खाए हैं 2-2, 3-3 शमशान घाट, उसके बाद शमशान घाट देने की बात कही, उसमें से एक शमशान घाट दिया गया। किसान पंचायत भवन की बात कही गई थी, बारात घर की बात कही गई थी, लेकिन किसानों को छला गया, ठगा गया। आज तक 40 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन किसान बैठी हुई सरकारों तक आवाज पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो माननीय जी तक पहुंचाने का कार्य नहीं करते। सरकार आती है, जाती है, लेकिन किसानों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमें माननीय योगी जी से, योगी आदित्यनाथ से आशा है कि उनके संज्ञान में ये अधिकारी नहीं जानना डालना चाहिए कि गोमती नगर में इतना घोटाला हुआ है कि अधिकारी इसमें कई सस्पेंड हो जाएगी और बाबा जी तक बात पहुंच जाएगी, तो उन अधिकारियों की चमड़ी उखाड़ने का कार्य ये बाबा सरकार करेगी और उन पर बुलडोजर चलाने का कार्य करेगी। अभी आपकी मुलाकात हुई जिलाधिकारी से, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन से आप लोग संतुष्ट हैं? अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय जी से जो बात हुई, पॉजिटिव बात हुई। उन्होंने हमारे जो मैटर को, ज्ञापन को गंभीरता से लिया और लखनऊ विकास प्राधिकरण को फटकार लगाई। इतने वर्षों से इनका मुआवजा क्यों नहीं वितरित कर रहे हैं, या शासन को हो तो शासन को चिट्ठी लिखिए, उनसे कहिए कि इनको पैसा दिया जाए। जो इनके इशू है, छोटे छोटे बारात घर है, शमशान घाट है, चबूतरे हैं, इन पर जल्द से जल्द इनकी एक मंडली बैठक कराइए और इनके छोटे छोटे कार्य कीजिए, अन्यथा इस पर एक्शन लिया जाएगा। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। राजनीतिक गलियारों में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर बहस तेज हो गई है। इस संबंध में कहा गया कि कोई भी राज्य सरकार इस पर तैयार नहीं है, जबकि जीएसटी काउंसिल के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और इनमें कर्नाटक व केरल सहित सभी राज्यों ने भागीदारी की। बयान में 2010 का उदाहरण देते हुए यह भी कहा गया कि उस समय भी ममता बनर्जी और डीएमके इस दिशा में नहीं थे। चुनाव राजनीति कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया गया कि पहले विपक्ष ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाता था, बाद में वोट चोरी का बात करने लगी, जबकि सवाल उठाया गया कि अगर ईवीएम हैक होती तो वोट चोरी कैसे हुई। साथ ही बताया गया कि पहले पेट्रोल डीजल पर वीएटी और अन्य टैक्स लगते थे, जिन्हें हटाकर सुधार किया गया। बयान में विरोधियों पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने आतंकियों के मुकदमे वापस लेने की कोशिश की थी, जिसे हाईकोर्ट की फटकार के बाद रोकना पड़ा। जातिगत रैलियों और जाति जनगणना पर भी सवाल उठाए गए और कहा गया कि जो लोग खुद अपनी जाति तक नहीं जानते वे जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही SC/ST आरक्षण के संदर्भ में विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया गया कि उनकी सत्ता के दौरान ही आरक्षण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। और मुझे लगता है कि उन्हीं कपड़ों को छोड़ दिया जाए तो मध्यम वर्ग 2500 रुपए से अधिक के कपड़े सामान्यतः नहीं खरीदते हैं, बहुत विशेष अवसर हो सामने आकर छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त मकान, एक दौर था कांग्रेस के दौरे हुकूमत में जब स्टेट टैक्स और वैट लगता था तो मकान बनाने की सबसे बड़ी जरूरत सीमेंट होती है, सीमेंट पे 31% टैक्स था। अब सीमेंट पे वो टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया। मकान के अंदर की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जिसमें टूथब्रश, टूथपेस्ट से लेके दैनिक प्रयोग में करने वाले, चाहे वो शैम्पू हो, ऑयल हो या अन्य चीजें हो, उन सब पे भी वैट घटाकर, जीएसटी घटाकर वैट के जमाने से बहुत नीचे लाकर 5% तक कर दिया गया। अर्थात एक जन सामान्य को रोटी, कपड़ा और मकान तीनों में
इतनी भारी राहत नवरात्र के प्रथम दिन से देने का जो अभूतपूर्व निर्णय लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो पूरा देश इस समय उस उत्साह के लक्षण भी दिखा रहा है। पहले 24 घंटे के जो रुझान आए, क्योंकि इसमें एक और भी काम किया गया। अगर आप देखें तो मिडिल क्लास के लिए जिन चीजों की सर्वाधिक उपयोगिता होती है, 350 सीसी से कम की जो टू व्हीलर यानी बाइक या स्कूटर, उन पे 5% कर दिया गया है। 1200 सीसी से कम की जो पेट्रोल की कारें हैं या 1500 सीसी से कम की डीजल की कारें, यानी जो छोटी कारें होती हैं, मिडिल लेवल की कारें, उन पे भी ये घटा दिया गया है जीएसटी, जिसकी वजह से यह रुझान आने शुरू हुए हैं। क्योंकि पहले दिन के जो आंकड़े मीडिया में आए हैं, तो मारुति की 30,000 कारें पहले दिन बिकी हैं, तो हुंडई की 11,000 कारें बिकी हैं, तो महिंद्रा की 10,000 कारें बिकी हैं पहले दिन। और उसमें एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जो टैक्स में कटौती हुई है। यदि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, पहले इकोनॉमी क्लास में भी 18% टैक्स लगता था हवाई जहाज में, अब बिजनेस क्लास में तो 18% है, पर इकोनॉमी क्लास में जीएसटी 5% कर दिया गया। यदि आप कहीं बाहर जाकर रहे तो 3.5% भारत आर्थिक विकास के जिन नए सोपानों की तरफ विगत एक दशक से लगातार बढ़ रहा है, उसी श्रृंखला में एक युगांतकारी परिवर्तन 2 दिन पहले से लागू जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में भारी परिवर्तन करके हुआ है, जिसे हम सब जीएसटी के रूप में जानते हैं। इस संदर्भ में पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक श्रृंखला है, और उसी व्यवस्था और कार्यक्रम के तहत मैं आज यहाँ आपके समक्ष उपस्थित। देखिए, ये जो जीएसटी में बदलाव आया है, ये एक बड़ा व्यापक बदलाव है, जिसने एक आम आदमी के लिए, विशेषकर मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और निर्धन वर्ग के लिए जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तीनों के टैक्स में भारी कटौती की। जहां एक तरफ रोटी की दृष्टि से देखें तो चाहे रोटी हो, पराठा हो, चाहे टेट्रा पैक दूध हो या पैक्ड पनीर और छाछ हो, इस पे जहां टैक्स 0% किया गया है, वहीं दूसरे अन्य बिस्कुट से लेके और अन्य खाद्य पदार्थ, इसमें अचार, अन्य चीजें हैं, उन्हें 5% पे ले आया है। दूसरी चीज, जीवन की आवश्यकता होती है कपड़ा, तो जो वस्त्र बनते हैं और वस्त्र में जो रेशे बनते हैं, उन पे टैक्स 5% कर दिया गया है। और जो आप रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं, 2,500 रुपए तक के रेडी। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। लखनऊ से बड़ी खबर है। जीएसटी दरों में कटौती को लेकर राष्ट्रीय लोक दल ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। रालौद व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने इसे ऐतिहासिक और साहसिक कदम बताया। उनका कहना है कि इस फैसले से इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, खाद्य और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। पार्टी का मानना है कि छोटे, मध्य और बड़े व्यापारियों को इसमें नई ऊर्जा और अवसर मिलेंगे। वहीं उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं पर सस्ती कीमतों का सीधा फायदा मिलेगा। रालौद ने इसे एक देश एक कर नीति का मजबूती देने वाला निर्णय बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा वित्त मंत्री का आभार जताया। इसी खुशी में रालौद व्यापार प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने अनिल दुबे के नेतृत्व में हजरतगंज बाजार में पद यात्रा निकाली। इस दौरान व्यापारियों को जीएसटी कटौती से होने वाले फायदों की जानकारी दी और कई दुकानों पर धन्यवाद स्टिकर भी लगाए गए। मंडल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं आप। जिस तरह से देखा जाए व्यापारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है जीएसटी से,
क्या रुझान आ रहे हैं व्यापारियों की तरफ? देखिए, ये सिर्फ व्यापारियों के लिए फैसला नहीं है, ये आम जनमानस के लिए फैसला है, क्योंकि जो उपभोक्ता है जब उसको सीधी राहत पहुंचेगी टैक्स घटने से। आज कारों के दाम 10-10 लाख रुपए घट गए हैं, आज मोटरसाइकिलों के अंदर 20-20 हजार रुपए घट गए हैं, स्कूटरों के अंदर दाम घट गए हैं। आम जनमानस के दूध, पनीर, शिक्षा के सामान पे, इंश्योरेंस को, हेल्थ इंश्योरेंस को फ्री कर दिया गया है जीएसटी से। ये कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए एक बड़ी राहत है और कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि जब आम जनमानस खरीद पाएगा तभी तो व्यापारी का व्यापार चलेगा, और व्यापारी का व्यापार तभी चल पाएगा जब कहीं ना कहीं पीछे से प्रोडक्शन सस्ता होके आएगा। और ये कहीं ना कहीं उन छोटे उद्योगों के लिए भी एक राहत का फैसला है जो उद्योग आज नए भारत की परिकल्पना के लिए लग रहे थे। आज युवा कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर बन रहा है ताकि देश के अंदर विकसित भारत की जो परिकल्पना है 2047 की, उसको पूरा किया जा सके। आज व्यापारी दिल से कह रहा है धन्यवाद मोदी जी। जिस तरह से परिकल्पना की बात की है, तो जब जीएसटी आने वाले थे, मोदी जी तो कहे थे 1 कंट्री 1 टैक्स होगा, तो फिर भी जीएसटी लगने के बाद हर शहरों में, हर राज्यों में वैट टैक्स भी साथ में लग रहा है। उससे क्या मतलब हुआ? 1 कंट्री 1 टैक्स का कोई मतलब तो हुआ नहीं। देखिए, ऐसा है, ये जो विपक्ष द्वारा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इनको ये बताना चाहिए कि एक समय था जब देश के अंदर 90% टैक्स हुआ करता था, आज 90% वस्तुओं पे 5% टैक्स है। और एक बात इनको ये भी बतानी चाहिए कि देश के अंदर किस तरीके से इन्होंने लूट की थी, और आज जब इनका लूटा हुआ पैसा जब कहीं ना कहीं उनको लूटने की बजाय जनता तक डायरेक्ट पहुंच रहा है, तो इनको दर्द होना लाजमी है, क्योंकि जनता को जब लाभ होगा और जनता के दिल से जब आवाज निकल रही है कि एनडीए सरकार एक बेहतर काम कर रही है, तो विपक्ष की कुर्सी तो खाली होनी है। जनता को फायदा तो पहुंचा रहे हैं, जिस तरह से कई चीजों में जनता को फायदा मिला, जीएसटी में कम किया, राहत मिली, उसमें फायदा हुआ। वैट सेट भी अगर हटा देंगे इस तरह से 1 कंट्री 1 टैक्स हो जाएगा, हाँ, तो और ज्यादा। देखिए, 2017 में एक टैक्स रिफॉर्म लेके आए थे जो कि कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी कदम था, और उसके बाद देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए एक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी 0.2 लेके आए हैं सरकार। और ये जो कदम है, जो जितने भी लाभकारी कदम होते हैं या जितने भी ये चेंजेस होते हैं, इनको कहीं ना कहीं स्टेप वाइज करना चाहिए, अदरवाइज तो पूरी तरीके से ये ढह जाएगा ढांचा। तो आगे आने वाला जो आप नेक्स्ट जनरेशन, उसका नेक्स्ट जनरेशन जब आप 0.3 देखोगे, तो कहीं ना कहीं जो आपका सवाल है वो भी टैक्स कहीं ना कहीं और सरलीकरण किया जाएगा। हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। लखनऊ से बड़ी खबर है। रोडवेज परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव शांति और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। चारबाग बस स्टेशन पर हुए इस चुनाव में देश भर की 200 से अधिक प्राथमिक और 20 क्षेत्रीय इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस चुनाव में गिरिजा शंकर तिवारी को दूसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जबकि गिरीश चंद्र मिश्र लगातार 12वीं बार महामंत्री पद पर निर्विरोध चुने गए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी बरेली के रविंद्र कुमार को सौंपी गई। वहीं अरविंद कुरील, गुलजार अहमद, महेश राय और सुरेश पांडे उपाध्यक्ष बने। संजय राणा को अपर महामंत्री चुना गया, जबकि चंद्रहंस, सुरेश मिश्र, विवेकानंद सिन्हा और सतीश कुमार उप महामंत्री निर्वाचित किए गए। बीए के शुक्ल को कोषाध्यक्ष, धर्मेंद्र सिंह को संगठन मंत्री और वेद रत्न वर्मा को प्रचार मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान 42 सदस्यीय कार्यकारिणी भी निर्विरोध चुनी गई। चुनाव अधिकारी घनश्याम यादव रहे और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोज कुमार मिश्र थे। चुनाव हुआ है और निर्विरोध चुने गए पदाधिकारी, क्या बता रहे हैं, क्या समस्याएं हैं विभाग में, इसके लिए पहले कार्य किया जाता? रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की 200 से अधिक प्राइमरी इकाइयों के, प्राथमिक इकाइयों के चुनाव जुलाई के महीने में और फिर उनसे निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा 20 क्षेत्रीय इकाइयों और निगम मुख्यालय के चुनाव पिछले महीने अगस्त के महीने में संपन्न हुए, और वहां से निर्वाचित प्रतिनिधियों की आज केंद्रीय कार्यकारिणी के चुनाव है तो यहाँ बैठक संपन्न हुई, जिसमें निर्विरोध अध्यक्ष आदरणीय गिरिजा शंकर तिवारी जी और महामंत्री मैं गिरीश चंद्र मिश्र चुना गया। इसके साथ ही
एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक अपर महामंत्री, 4 उपाध्यक्ष, 4 उप महामंत्री, एक संगठन मंत्री, एक कोषाध्यक्ष और एक प्रचार और सांस्कृतिक मंत्री। इस प्रकार 15 पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ और पूरी कार्यकारिणी 57 पदाधिकारियों की बनी है। आने वाले अभी दिनों में अतिशीघ्र हम इस कार्यकारिणी के औपचारिक रूप से बैठक आहूत करेंगे और उस बैठक में जो परिवहन निगम और इसके कर्मचारियों की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे परिवहन निगम की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है डग्गामारी, जो अनऑथराइज्ड फ्लाइंग हो रही है, उसकी वजह से परिवहन निगम का 3 से 4 करोड़ रुपया प्रतिदिन जो ये डग्गामार बसें हैं लूट कर ले जा रही हैं और 60-70 लाख रुपए प्रतिदिन का राज्य सरकार के राजस्व की चोरी कर रही हैं, टैक्स की चोरी कर रही हैं। तो इस तरह से और उसका खामियाजा परिवहन निगम के कर्मचारियों को, विशेषकर चालक परिचालकों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो चालक परिचालक से अपेक्षा की जाती है मैनेजमेंट की कि वो कम से कम 50% लोड फैक्टर लेके आवें, लेकिन जब सवारियां ये अनऑथराइज्ड बसें लूट के सड़क पर ले जा रही हैं तो इसलिए उनका लोड फैक्टर डाउन रहता है और इस आधार पर उनका पारिश्रमिक काटा जा रहा है, इसलिए उनमें बहुत असंतोष है। इसी प्रकार नियमित कर्मचारियों की अपनी समस्या, उनको महंगाई भत्ता 5% कम मिल रहा है। आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, अभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने एक निगम बनाया है और उनके पारिश्रमिक के न्यूनतम पारिश्रमिक भी तय किया है, उनको ईएसआई और छुट्टियों की सुविधा भी व्यवस्थित की है, लेकिन परिवहन निगम में वो व्यवस्था ऐसी जानकारी आ रही है कि वो लागू नहीं होनी है, क्योंकि यहाँ पर संविदा के ड्राइवर कंडक्टर्स जो हैं और जो आउटसोर्स के ड्राइवर कंडक्टर्स हैं उनको किलोमीटर आधारित पारिश्रमिक मिलता है, इसलिए उनको उससे वंचित रखा जाएगा, ऐसा जानकारी में आ रहा है। तो इस तरह की समस्याएं हैं और इसी प्रकार वर्कशॉप में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मियों की समस्याएं हैं। तो कई श्रेणी के कर्मचारी इस वक्त परिवहन निगम में कार्यरत हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के भी हम अतिशीघ्र बैठक, जैसा मैंने बताया, अभी बैठक बुला करके और उसके समाधान के लिए कोई मजबूत रणनीति तैयार करेंगे और उस रणनीति के आधार पर आगे संघर्ष की अगर आवश्यकता पड़ती है तो संघर्ष करेंगे। वो संघर्ष रोडवेज परिषद की परंपरा के अनुसार तब तक जारी रहेगा जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। इस अवसर पर मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवहन निगम को बजट में पिछले वर्षों में काफ़ी धनराशि दी है, उसके आधार पर परिवहन निगम में नई बसें काफ़ी मात्रा में आ गई हैं और वो नई बसें संचालित भी हो रही हैं। पूरे देश में इस वक्त उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बस की औसत आयु के मामले में नंबर 1 पर है। तो लेकिन जहां एक तरफ इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं अपने संगठन की ओर से, लेकिन बसें तो मिल गई हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया जो सड़क पर यात्रियों की लूट हो रही है डग्गामार वाहनों और ये 4 पहिया वाहनों के द्वारा, साथ ही साथ निगम के जो बस अड्डे हैं, राज्य सरकार का खुद रिपीटेड ऑर्डर है कि 1 किलोमीटर परिधि में कोई भी प्राइवेट बस या प्राइवेट टैक्सी पैसेंजर नहीं कैरी करेगी, लेकिन यहाँ पर लगातार पूरे प्रदेश में बस अड्डे के अंदर से घसीट के सवारियाँ ले जा रहे हैं। ये स्थिति लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती है। मैं समझ रहा हूँ जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर का सख्ती से लागू करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सड़क परिवहन क्षेत्र में, यात्री सड़क परिवहन क्षेत्र में यह बिल्कुल शून्य दिख रही है। इसलिए उसका संज्ञान माननीय परिवहन मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो प्रशासनिक तंत्र है उसको लेना पड़ेगा, तभी ये कारपोरेशन सरवाइव कर पाएगा। जो नई टीम बनी है आपकी, जो कर्मचारी हैं उनको क्या संदेश देंगे आज से? रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद सामूहिक समस्याओं के समाधान कराने के लिए जानी जाती है। यह आम कर्मचारियों में चर्चा है। अपनी परंपरा, अपनी नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम के अनुसार यह नवगठित टीम भी आगे काम करेगी। समय और परिस्थिति के अनुसार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो अनुशासित ढंग से कानून के दायरे में रहकर रोडवेज परिषद करने का प्रयास करेगी। हर खबर का सच,
हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। खबर है लखनऊ से, जहां स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान की ओर से स्वदेशी एवं उद्यमिता विकास यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शुरू की जा रही है। यात्रा का उद्देश्य है लोगों को स्वदेशी अपनाने और उद्यमिता के प्रति जागरूक करना। इस स्वदेशी जागरूकता यात्रा की उद्घाटन 25 सितंबर को अलीगंज से होगा, जबकि इसका समापन 2 अक्टूबर को बाराबंकी में किया जाएगा। मैम, एक यात्रा आपकी संस्था द्वारा शुरू हो रही है, किस तरह की यात्रा है, कब से कब तक चलेगी और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? मैं रीता मित्तल हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष लघु उद्योग भारती हूँ और साथ में स्वावलंबी भारत अभियान से प्रांत समन्वयक महिला हूँ। और ये स्वावलंबी भारत अभियान है, इसमें स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती, इस तरह से हमारे 32 संगठन जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में श्री अनुपम श्रीवास्तव जी बैठे हैं और आप भी जो है इस समय क्षेत्र समन्वयक हैं। और इसके अलावा कल जो यात्रा हम लोगों की शुरू हो रही है, ये हम लोग कौशल विकास मिशन से शुरू कर रहे हैं, जो अलीगंज में है, वहाँ से शुरू करेंगे। उसके अंदर हम लोगों के यहाँ आपके अनुपम श्रीवास्तव जी रहेंगे, अमित सिंह जी संयोजक हैं, और जो हमारे जिले के इकाई के हैं वो लोग भी रहेंगे, पुरुषोत्तम पुरी जी रहेंगे, हर्षवर्धन जी आएंगे, वो इस समय प्रांत समन्वयक हैं, संयोजक है, श्री संचित कंछल जी रहेंगे, संदीप बंसल जी भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, जो इस समय बात तो देखिए हो रही है। अभी असल में 25 से शुरू होगा, नहीं पूरा था हमारा 25 तारीख कल कार्यक्रम है हमारे। उसमें मंत्री राकेश आचार्य जी भी आ रहे थे, कपिल देव जी आ रहे थे, प्रशासन से ये हरिओम जी भी आ रहे थे, जो इस समय प्रमुख सचिव हैं, अभिषेक जी भी आ रहे थे, आपके पुलित खरे जी भी आ रहे थे। और 25 से नोएडा में जो एक्सपो शुरू हो गया तो उनकी सबकी असमर्थता हो गई, नहीं तो कार्यक्रम वो लोग बहुत बड़ा कर रहे थे, सारे मतलब मंत्री भी पर अधिकारी भी बुला रहे थे, पर उन लोगों की मजबूरी सारे लोग जा चुके हैं। मतलब कल सुबह से वहाँ कार्यक्रम शुरू है, तो प्रशासन से तो नहीं आएंगे, कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने इनसे भी बात करी है, आपकी जो मेयर साहिबा है सुषमा जी से, थोड़ा सा आज बिजी थी, आज उनका जन्मदिन है उनको भी मैं बधाई देती हूँ। तो इसीलिए वो अभी कल का कंफर्म नहीं हो पाया है, कोशिश है अगर वो फ्री होंगी तो बिल्कुल ज़रूर आएंगी। हाँ, कहाँ से और वहाँ से लेके हम लोगों का जो रूट है, वहाँ से हम लोग जाएंगे अलीगंज, जाएंगे इंदिरा नगर, जाएंगे, इस तरह से जाके कई एरिया कवर करने के बाद में उसको हम जो है रामकृष्ण मठ पे उसका समापन करेंगे। पहले कुछ लोग अपना बोलेंगे, उसमें वहाँ बच्चे भी बुला रहे हैं हम लोग, ITI के बच्चे भी रहेंगे, ITI के प्रिंसिपल वगैरह ये लोग रहेंगे, सारे रहेंगे, और कुछ अधिकारी जो वहाँ पे बैठते हैं कौशल विकास मिशन के ज्वाइंट डायरेक्टर वगैरह वो लोग रहेंगे। और ये हमारी यात्रा जो शुरू हो रही है, कल से संकल्प यात्रा शुरू हो रही है, जो 2 तारीख जो इसका समापन 2 उसमें अक्टूबर को होगा बाराबंकी। और शुरुआत में जो जिले जा रहे हैं यहाँ के बाद में आपके लखनऊ के बाद में फिर रायबरेली जाएगी यात्रा, फिर अंबेडकर नगर जाएगी, फिर गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, और आपके लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, और यहाँ सब जाएगी। और 2 तारीख को समापन होगा। और इसका उद्देश्य ये होगा, ये जो कार्यक्रम है हमारा उद्यमिता विकास को लेके भी है, संकल्प यात्रा भी है। उद्यमिता विकास से मतलब ये है कि जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको इंटर पास करें, BA करें, उसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमारा सबका नारा यही है, स्वदेशी अपनाइए और आप आत्मनिर्भर बनिए। स्वदेशी चीज़ें ठीक है, हमें अपना ली, हम लोग खा लिया पी लिया, स्वदेशी ले लिया, स्वदेशी की जब तक निर्माण नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं स्वदेशी सामान, तब तक आप बाहर की चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो हम बच्चों को स्कूलों में जा के यही कहते हैं कि आप चीज़ें बनाना सीखिए, स्वदेशी काम करिए, ये करिए। उसके अलावा जो है ट्रेनिंग वगैरह तो देते ही हैं, साथ साथ कोशिश ये है कि स्वदेशी अपनाने से हेल्थ सही होती है। देखिए स्वदेशी खान पान होगा, हेल्थ सही होगी आपके, अगर हेल्थ सही है, स्वास्थ्य सही है तो आपका परिवार सही रहेगा, परिवार सही है तो आपका प्रदेश सही रहेगा, तभी राष्ट्र हमारा बनेगा, विकसित भारत बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये नारा है कि 2047 तक विकसित भारत हो, आत्मनिर्भर भारत बने। तो इसके लिए हमें स्वदेशी करना है। हमारे योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी एक कार्यक्रम कल से शुरू हो रहा है स्वदेशी के ऊपर। कल दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी है, उस पर हम लोग शुरू कर रहे हैं और इस समय हमारी सरकार भी शुरू करने जा रही है। तो हमारे यही है कि हर हाथ को काम मिले
नौकरी लेने वाला ना बने, देने वाला बने। पर जो नौकरी नहीं कर पाता है तो उनको नौकरी भी हम ITI के माध्यम से, क्योंकि मैं खुद ITI लखनऊ महिला की उसकी भी मैं मेंबर भी गवर्नमेंट से, इसके अलावा हमारे MOU और जगह साइन है। हम लोगों को व्यापार कराने के लिए भी टेक्नोलॉजी भी बताते हैं। इसके अलावा जो भी लोन वोन लेना है वो हमारा टाई अप बैंकों से भी है, विदाउट कोलेटरल उनको लोन भी मिल सकता है। अब जैसे CMF वगैरह यहाँ से भी हम लोगों का MOU साइन है। अगर किसी को कोई टेक्नोलॉजी लेनी है तो वो टेक्नोलॉजी भी आपको कम दामों में देंगे। शुरू में वो अपना प्रोडक्ट ये भी देने को तैयार है, जो हम लोग के साथ हुआ, आप हमारा सामान लीजिए, सब स्वदेशी बन रहा है। CMF में तो आप लोग जानते ही हैं, CMS SIR में, तो आप सामान लीजिए हमारा, आप अपना भी लोगो लगा लीजिए और हमारा भी लगा दीजिए। पहले सामान बेचिए, मार्केटिंग करिए। अगर आपको लगता है साल भर आप सामान बेच सके तो आप अपना व्यवसाय भी लगा सकते हैं। और यही है कि स्वदेशी अपनाने के लिए हमें अपनी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। हम तो कहते हैं जो टैरिफ लगा था वो तो कहीं हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आ गया, क्योंकि पहले भारतवर्ष सोने की चिड़िया था, पर जब बाहर की शक्तियाँ आई, बाहर के आके शासन किया, तो हमारा जो सारा चीज़ें उन लोगों ने छोड़ के सारी चीज़ें यहाँ आयात करना शुरू कर दी, जिससे हमारे छोटे छोटे लोग जो काम करते थे, पहले हर घर के अंदर काम था, कोई घर ऐसा नहीं होता होगा जो काम नहीं होता था। चाहे वो कचरी बनाए, पापड़ बनाए, चिप्स बनाए, इसे अचार डालें, मुरब्बे बनाए, सब काम स्वदेशी था। मतलब पेस्ट भी, साबुन भी घर ही में जमाया जाता था, अगरबत्ती करते थे, मतलब सारी चीज़ें। और खाने भी के सामान भी घर के ही बनते थे। लोग मंगोरी बढ़िए सब बना बना के रख देते थे, सालों चलाते थे। मतलब हर चीज़ थी। आज हर आदमी बाजार जाता है, तुरंत पैकेट लाता है, डिब्बा बंद खाना लाएगा, उसे खोलेगा, खाएगा, क्या होगा? स्वास्थ्य तो खराब होगा ना। तो यही हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे सीनियर बहुत RSS के मोहन भागवत जी का कहना है कि हमें भारत को स्वदेशी बनाना है, पहले की तरह विश्व गुरु बनाना है भारत को 2047 तक। और मेरी युवा शक्ति से ये कहना है, जो हमारे युवा आगे आ रहे हैं, आप 35 करोड़ संख्या हमारे युवाओं की है, उनको अभी से ये डालना चाहिए कि हम लोग स्वदेशी चीज़ों का पालन करें, उन्हीं चीज़ों को खाएं, उन्हीं को यूज़ करें। मतलब बाहर की चीज़ों को उस पर ना जाए बहकावे पे, क्योंकि लोग बात सोचते हैं ऑनलाइन सामान खरीदेंगे, ऑनलाइन सामान जरूर सस्ता मिलता है, फ्लिपकार्ट है और ये सब है, तो पर चीज़ों पे सारा साम्राज्य तो उन्होंने ले ही लिया ना। ये स्वदेशी जागरण मंच का ये जो 25 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक का समय है, ये संपूर्ण स्वदेशी सप्ताह के रूप में निर्धारित है, जिसमें हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग घर घर तक जाएं और स्वदेशी और उद्यमिता की जो भावना है उसको वहाँ तक, वो विचार वहाँ तक पहुँचे। तो उसके लिए ऐसी यात्रा का आयोजन किया गया है, जो लखनऊ से स्टार्ट होकर और अवध प्रांत के पूरे 13 जिलों में घूमते हुए लास्ट में 2 तारीख को बाराबंकी में इस यात्रा का समापन होगा, जिसमें जैसे अभी आपने बताया, भाई साहब ने बताया कि अपने प्रमुख संगठनों के साथ साथ अखिल व्यापार उद्योग मंडल संदीप बंसल जी का भी संगठन है, और एक उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि व्यापार मंडल है सचिन कंचल जी का, वो भी अपना संगठन है। तो मतलब समविचारी संगठन भी और अपने हमारे जो और भी संगठन मिलकर करीब 32 संगठन इसमें भाग लेंगे, सहयोग करेंगे। प्रमुख रूप से 7-8 संगठन ऐसे हैं जो इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ेंगे। उसमें लघु उद्योग भारती भी है, अपना अखिल भारतीय ABVP भी है। स्वदेशी जागरण मंच की अगुवाई में पूरा यात्रा निकलेगी। जयंती है 25 सितंबर को, आपने सुना होगा स्वदेशी, तो क्या ऐसा करेंगे? 25 सितंबर सुनेगा रोड को गाड़ी एंट्री पड़ रही है। नहीं, मैंने पहले बताया, जैसे 25 तारीख से लेकर 2 तारीख का जो समय है, पंडित दीनदयाल जी की जयंती से लेके और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक, ये संपूर्ण स्वदेशी सप्ताह के रूप में संगठन द्वारा पहले से निर्धारित है। ये पूरा हमारा जो 8 दिन होगा, इसमें हम व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे स्वदेशी को लेकर और उद्यमिता को लेकर, तो वो पहले से निर्धारित है। लखनऊ से चलेगी हमारे भारत, ये जो कहाँ पे कहीं स्वागत कर्तव्य है, रास्ते में पड़ेंगे, वो हर जिले का एक प्रारूप है। जैसे यात्रा हमारी लखनऊ से शुरुआत होगी तो अगले दिन रायबरेली जाएगी, फिर रायबरेली से नेक्स्ट डे फिर अंबेडकर नगर अयोध्या होते हुए गोंडा बहराइच, फिर बहराइच से श्रावस्ती और बलरामपुर कवर करते हैं हम लोग, लखीमपुर सीतापुर, फिर वहाँ से हरदोई उन्नाव होते हुए लास्ट में बाराबंकी आएगी। तो उस रूट में जो भी बड़ी बाज़ारें पड़ेंगी, उस बाज़ारों में स्वागत भी होगा, पदयात्रा भी होगा, हस्ताक्षर अभियान भी चलेगा उसमें, और कहीं कहीं संगोष्ठियाँ भी हैं। तो तरह तरह के ऐसे 5-7 कार्यक्रम के प्रारूप हैं जो यात्रा के दौरान किए जाएंगे। ये पूरा निर्धारित है। हाँ, कई जिलों कवर करते हैं। लास्ट में 2 तारीख को बाराबंकी में इसका फिर समापन होगा। स्वदेशी जागरण मंच के प्रमुख रूप से कौन कौन से पदाधिकारी है या मतलब जो आमंत्रित हुए कल वहाँ के मौजूद रहेंगे? देखिए, स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से जो अधिकारी हैं, हमारे क्षेत्र संयोजक आदरणीय अनुपम जी हमारे बगल बैठे हैं, वो रहेंगे उसमें। और अंतिम के 2-3 दिनों में हमारे अखिल भारतीय पदाधिकारी हैं, डॉक्टर राजीव कुमार जी अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख हैं, वो समापन के समय में अपना 2-3 दिन का समय देंगे।
तो वो रहेंगे। बाकी लघु उद्योग भारती से बहन रीता जी भी रहेंगी, वो भी प्रदेश स्तर की पदाधिकारी हैं। और बाकी व्यापारिक संगठनों से भी लोग रहेंगे, अन्य संगठनों से बड़े पदाधिकारी रहेंगे। ऐसा है, तो ऐसे मिलकर हम सब लोग इसको यात्रा को संचालित करें। मैं अमित सिंह हूँ, प्रांत संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। पठानकोट से बड़ी खबर। उपायुक्त आदित्य उपल और डेयरी विकास निदेशक कुलदीप सिंह जायसवाल के निर्देश पर मलिकापुर में 2 सप्ताह का विशेष डेयरी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर का आयोजन डेयरी विकास उप निदेशक कश्मीर सिंह के मार्गदर्शन में हो रहा है और यह 26 सितंबर तक चलेगा। इस प्रशिक्षण शिविर में किसानों को पशुओं की सामान्य बीमारियों से बचाव और उनके लिए संतुलित आहार और चारा प्रबंधन के साथ साथ दूध संरक्षण से जुड़ी अहम जानकारियां दी जा रही हैं। कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन विभागों के विशेषज्ञों के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र, मिल्कफेड और मार्कफेड के जिला प्रबंधक भी किसान का मार्गदर्शन कर रहे हैं। डेयरी विकास निरीक्षक जगदीश सिंह और रविंद्र कौर ने बताया कि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले डेयरी किसानों को विभाग की योजना के तहत अनुदान भी मिलेगा। इनमें 2 से 20 दुधारू मवेशियों की खरीद, पशु रोड निर्माण, दूध निकालने की मशीनें और चारा काटने वाली मशीनों पर सब्सिडी दी जाएगी। सामान्य वर्ग के किसानों को 25% और अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को 33% तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कित्ते नाल जोड़न लई उन्हां नूं अगे होर जिहड़ा वाधा करन लई आपां ने उन्हां नूं सिखलाई देनी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਆਪਣੀ ਬਰੀਡ ਫੀਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਅਚੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਲਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 90,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1,80,000 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ SC ਕਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 33% ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 25% ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 2 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, 5 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, 10 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਾਂ 20 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 25:33 ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ 20 ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ 25% ਲੰਮਸਮ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 10 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਚਾਹੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 25% ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੰਗਲ ਬਕਟ, ਉਹ 10 ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ 20 ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਬਲ ਬਕਟ, ਉਹ ਇੱਕੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਚੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 50,000 ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ 40 ਤੋਂ 45 ਜਾਂ 50,000 ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮਸਮ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 20,000 ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਡਬਲ ਬਕਟ, ਉਹ 70 ਤੋਂ 75,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 35,000 रुपये लमसम फार्मर हो। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। जानकारी इस जड़ी ट्रेनिंग विच दित्ती जावेगी। रायबरेली से बड़ी खबर है। राज्य के बछरावा थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। यह हादसा उस समय हुआ जब दूसरी कार को बचाने की कोशिश की जा रही थी। खाई में गिरने से कार में सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने समय रहते ही उन्हें सुरक्षित कार से बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा। हादसे ने ग्रामीणों और राहगीरों में दहशत मचा दी है। अधिकारियों ने भी हादसे की पुष्टि की है और आगामी समय में इस मार्ग पर अतिरिक्त सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र के गोरा बाजार में तेज रफ्तार बोलेरो ने कहर बरपाया। अनियंत्रित बोलेरो ने पहले एक ऑटो को टक्कर मारी और उसके बाद 2 स्कूटी को भी जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मासूम बच्चे और महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और गोरा बाजार की सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा और बोलेरो वाहन को कब्जे में ले लिया। सर, एक एक्सीडेंट का मामला है, क्या है? गोरा बाजार ITI के पास एक बोलेरो अनियंत्रित होकर ऑटो और स्कूटी पर जाकर भिड़ंत कर दी थी। इसके क्रम में 5 लोग घायल हुए हैं, जो इनका समुचित उपचार किया जा रहा है। मौके पर कोई गंभीर रूप से हताहत नहीं है और जो भी दोषी उसके वो इलाज चल रहा है और उसके खिलाफ मीमांसा विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आतिफ है। मैं EMO हूँ जिला अस्पताल रायबरेली से। अभी एक्सीडेंट का मामला है सर? जी, अभी 5 घायल आए हैं। इन 5 घायलों को भर्ती करके इनका इलाज किया जा रहा है। क्या कंडीशन है? कंडीशन इनकी, कुछ की हालत मतलब स्थिर है, कुछ की हालत गंभीर है। जैसा है इलाज इनका आगे का चल रहा है, भर्ती करके मरीजों का इलाज। ठीक, थैंक यू। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक महिला को अपना निशाना बना दिया।
बताया जा रहा है कि महिला शौच के लिए खेतों की तरफ गई थी, तभी अचानक बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसे रोक लिया और असलहे के बल पर लूटपाट की। बदमाशों ने महिला के गले से चैन, नाक की कील और चांदी के पायल छीन लिए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना डी थाना क्षेत्र के पूरे पाठक मजरे विरनावा गांव की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जगह जगह तफ्तीश दे रही है। गमौजा कौन पड़ता है? गाँव थाना कौन सा है? वो नसीराबाद। नसीराबाद। क्या घटना घटी है आपके साथ? सर हम 11:30 बजे लैट्रिन गए थे, वहाँ से 2 लोग बाइक से आए थे, जब बाहर खड़ी थी उसके बाद डब्बा लगा के हमारे पैर मारे थे, फिर बंदूक निकाले हमारे कनपट्टी पे लगा दिए। तो हमारे से सामान बोले कि चिल्लाओगी तो मार देंगे। सर हम दहशतिया गए थे और सामान उतार के नाक का और गले का दे दिए। पाँव का बिछिया मांग रहे थे, हम नहीं दे रहे थे सर। तो हम बोले कि स्टील का है, तो बोले नहीं चांदी का है। फिर अपने मन से वो घसीट लिए थे पैर का बिछिया और फिर वापस चले गए थे और मुंह बांधे थे सर दोनों। किस चीज से थे? पैदल थे या? नहीं, बाइक से सर। बाइक से थे। तो आपने आवाज नहीं लगाया? सर उतनी समय हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, पिस्तौल लगा था सर। आप आवाज नहीं लगा पाए? सर बाद में जब चिल्लाए पता लगा वो चले गए। आपका विद्या पति का नाम क्या है? छोटे ला। कहाँ की रहने वाली हो? पाटक। क्या घटना घटी है आपके यहाँ? हमारे के यहाँ घटना घटी, वहाँ लड़की टट्टी गई और हम 2 जने मिले, छोड़ ले पाए। क्या कैसे छोड़ लिए? क्या मतलब पूरी बात बताइए, क्या छोड़ लिया, कैसे छोड़ा? गटाई के छुआरी ने गोड़े पहले हुआ छोड़ लिए कुछ मारने के लिए मारा पीटा है क्या? मारन पेटन नहीं सर, कहा बंदूक लगा दी, कट्टा लगा दिए। अच्छा, तो कितने का नुकसान, कितना लूटे हैं लगभग, कितने का नुकसान लूटे? अरे सब मिला 50,000 के धान वैसा। अच्छा, तो आपने पुलिस को सूचना दिया है? हाँ सर देंगे। पुलिस आई मौके पर? हाँ। क्या साथ मिला आपको? अरे अब का मिला सर, जब अपन कह के गए, अब का बताए। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। सीतापुर से बड़ी खबर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और एक प्रधानाध्यापक के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया, जिसमें वह बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह पर बेल्ट से हमला करते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद बीएसए कार्यालय की ओर से तहरीर दी गई और पुलिस ने आरोपी प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि प्रधानाध्यापक किसी मामले में स्पष्टीकरण देने बीएसए कार्यालय पहुंचे थे, जहां बातचीत विवाद में बदल गई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वही वायरल वीडियो को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीण और शिक्षक समाज का कहना है कि असलियत सामने लाने के लिए पूरा सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि वीडियो अधूरा है, उसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए गए हैं। उन्होंने हेडमास्टर ब्रजेंद्र कुमार वर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में विद्यालय की पढ़ाई और व्यवस्था में सुधार हुआ। उसके साथ ही ग्रामीण ने विद्यालय की सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। वह लंबे समय तक विद्यालय से अनुपस्थित रहती हैं। बताया जा रहा है कि इसी मुद्दे को लेकर बीएसए और प्रधानाध्यापक के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी। इस पूरे प्रकरण का असर बच्चों पर भी पड़ा। बुधवार को विद्यालय में ताला लटकाया रहा और कक्षा संचालित नहीं हो सकी। बड़ी संख्या में बच्चे अपने गुरुजी की वापसी को मांग को लेकर स्कूल गेट पर खड़े रहे और साफ कह दिया कि जब तक प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक वापस नहीं आएंगे, वे विद्यालय नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की जिद और भीड़ के कारण माहौल संवेदनशील बना रहा। फिलहाल मामला जांच के अधीन है और संबंधित अधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। कोमल देवी कक्षा 5 में पढ़ते हो? कौन सा विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय नंदवा। आज यहाँ पे बाहर क्यों खड़े हुए हैं आप लोग? गेट में कौन नहीं आता है? अवंतिका मैम नहीं आती है, ब्रजेंद्र सर, संतोष सर आते हैं। कितने अध्यापक हैं यहाँ पे आपके स्कूल में? 3 हैं। 3 में से आज कोई आया? नहीं आया। अच्छा, आता कौन नहीं था इससे पहले?
कितने दिन से नहीं आते थे? 5 महीने। छुट्टी ली से 5 महीने से नहीं आती है। अच्छा, तो आप लोगों को कौन पढ़ा था उस बीच में? ठीक है, आज कोई नहीं आया है? आज विद्यालय बंद है? तो आज आप लोगों की पढ़ाई बाधित हो रही है? यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पे कौन मास्टर पढ़ाते थे? ब्रजेंद्र सर और संतोष सर। एक वीडियो वायरल हो रहा है, सीतापुर से बीएसए पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या वो किस हिसाब से मास्टर थे, या पहले से उनका कुछ मानसिक दिमाग खराब था, या मतलब किस तरह से? नहीं, पहले कुछ नहीं था। यहाँ पे किस तरह से बिहेव करते थे लोग? यहाँ पे अच्छा बिहेव करते थे, अच्छा बच्चों को पढ़ाते थे। मतलब उस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं दिखी? नहीं। फिर वहाँ पे मतलब सीतापुर में विवाद किया, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कैसे हुआ? नहीं सर, हमें वहाँ का कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे मतलब वो जब बेल्ट मारे तो कोई कारण होगा तभी तो मारेंगे, वैसे फ्री में थोड़ी ना हम तुमको मारने लगेंगे। आप लोग गांव के हैं, आप लोग ये मेन रास्ता है, देखती होंगी कौन आता है विद्यालय में, कौन मास्टर नहीं आता है। हम रोज देखते हैं सर, हमारा घर ही सामने, मतलब तभी हम रोज देखते हैं। कितने मास्टर यहाँ पे पर डे आते थे? मतलब पहले तो 3 लोग आते थे, अवंतिका और संतोष सर और ब्रजेंद्र सर, 3 लोग आते थे। 5 महीने से अवंतिका नहीं आ रही, 2 सर मतलब प्रतिदिन रोज आ रहे थे। 2 सर आ रहे थे? चाहे पानी बरसे या धूप है कुछ हो, वो रोज छाता लगा करके आते थे बच्चों को पढ़ाने। लेकिन अवंतिका मैडम नहीं आ रही 5 महीने से। बच्चों में उनका व्यवहार कैसा था? उनका व्यवहार अच्छा था, अच्छा बच्चों को पढ़ा रहे, सिर्फ खाली अवंतिका मैडम का व्यवहार नहीं अच्छा था। वो गंदे काम कराती थी बच्चों से, बाथरूम जाती तो उनसे पानी भरवाती, और मतलब नाश्ता कुछ करती तो बच्चों से प्लेटें धुलाती थी। ऐसा क्यों कर रही? बच्चे का भविष्य क्यों बिगाड़ रही? मैडम कब से नहीं आ रही थी? 5 महीने से नहीं आ रही। हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है। नवरात्रि के पावन अवसर पर पूर्वांचल पोस्ट फाउंडेशन की 10वीं वर्षगांठ पर महिलाओं की आत्मनिर्भरता में मिशन शक्ति का योगदान विषय पर संगोष्ठी और कर्मयोगिनी सम्मान 2025 का आयोजन किया गया। मुख्यालय स्थित कृषि विज्ञान सभागार में हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ मां शेरावाली के तैल चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस मौके पर विधायक कैलाश आचार्य, पूर्व डीआईजी संतोष कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई, सीओ सकल डीहा सेना तिवारी और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र रघुवंशी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्य वक्ता डॉक्टर नीरज माधव कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना तभी पूरी होगी जब हमारी माताएं और बहनें आत्मनिर्भर बनी। ऊर्जा को बाहर की ओर प्रक्षेपित करना पड़ता, और वो ऊर्जा जब तक भारत की नारी अपने भीतर नहीं लाएगी तब तक उसे शक्तिमान नहीं बनाया जा सकता। मेरा मानना है कि नारी अपनी जो शक्तिहीनता है उसके लिए स्वयं उत्तरदायी है। सारे जितने भी सरकारी नियम कानून कायदे बने हैं उनसे एक सीमा तक ही महिलाओं का सशक्तिकरण हो सकता है, लेकिन सशक्तिकरण केवल सामाजिक और आर्थिक नहीं या शारीरिक नहीं, सबसे मजबूत है मानसिक सशक्तिकरण या अंदर के संस्कारों का जो सशक्तिकरण है वो बहुत जरूरी है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में बहुत लंबी सेवा करने के बाद जब मैं किसी महिला को नारी सशक्तिकरण के मिशन को देखता था तो बहुत बचपन में 6, 7, 8 में एक श्लोक पढ़ा था। हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए
इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर।